हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 56 और हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का, और वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पहले ही देख चुके हैं और बाकी के अब हम लेक्चर्स में देख रहे हैं। ऑलराइट, आपको मैं बता चुकी हूँ पार्लियामेंट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपकी एग्जाम्स में, तो हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे, हर एक टॉपिक को हम ब्रेक डाउन करेंगे और इसे मैं जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगी, कुछ ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आप इसे अच्छे से याद रख सके। ऑलराइट, अगर आपको आज के लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों भी जगह पे दे दूंगी। ऑलराइट, एंड आई होप आप सब अच्छे से चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारी ये बिल्स देखने से पहले एक टर्म मैं आपको समझाना चाहती हूँ जिसे हम कहेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। क्या कहेंगे हम इसे? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मीनिंग क्या होता है। ऑलराइट, इसका मीनिंग ये है कि ये एक तरह का प्रोसेस होता है। इट इज़ अ प्रोसेस जिससे जो हमारा बिल होता है ये एक लॉ में कन्वर्ट हो जाता है या फिर बिल एक लॉ बन जाता है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। सो इन दिस legislative process is a process in which bill becomes law in the parliament। अब देखिए, this procedure is same in both house। ये समझना ज़रूरी है। हमारी लोकसभा एज वेल एज हमारी राज्यसभा दोनों भी हाउसेस में ये सेम होता है और एंड एवरी बिल गोज थ्रू द सेम स्टेजेस। तो आपको ये समझना है कि अगर बिल लॉ में बन रहा है तो ये कुछ प्रोसेस से या फिर स्टेजेस से जा रहा है और ये जो स्टेज है ये सेम है। ऑलराइट, अब देखो सेकंड बात ये आती है कि बिल क्या होता है। ये वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बिल का मतलब ये होता है, ये एक प्रपोजल है। बिल क्या होता है? एक तो प्रपोजल होता है या फिर ड्राफ्ट होता है लॉ का। ओके, जब पार्लियामेंट इसे अप्रूव करती है तब प्रेसिडेंट अपनी इसे एसेंड देंगे और फिर ये एक्ट बन जाएगा या फिर आप बोल सकते हो कि लॉ बन जाएगा। ऑलराइट, तो बिल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे दो मेन काइंड के हमें बिल देखने हैं। सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन हु इंट्रोड्यूसेस देम। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको मिलेगा पब्लिक बिल जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बिल भी। ओके, सो पेपर में अगर आपको पब्लिक बिल पूछे या फिर इसके रिलेटेड गवर्नमेंट बिल ऐसा वर्ड यूज़ करे तो दोनों का भी मीनिंग सेम होगा। और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट बिल या फिर प्राइवेट मेंबर्स बिल, ऐसे भी कहा जाता है। अब इन दोनों के टाइप किसके अकॉर्डिंग पड़े हैं, क्यों इसे हम प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल कह रहे हैं? तो देखो, इट डिपेंड्स ऑन और इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हु इंट्रोड्यूसेस देम। जो इसे इंट्रोड्यूस करेगा उसके अकॉर्डिंग हम बिल को नाम दे देंगे। जैसे कि पब्लिक बिल अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मिनिस्टर के द्वारा, अगर बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मिनिस्टर के द्वारा तो वो हो जाएगा पब्लिक बिल। सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, वो है प्राइवेट बिल। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एमपी, एनी एमपी हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन नॉन मिनिस्टर है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मिनिस्टर थे पब्लिक बिल में। प्राइवेट बिल में क्या है, नॉन मिनिस्टर है, बस एक एमपी है। वो क्या कर रहे हैं, बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कभी कभी क्या करते हैं, ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं उसे एड्रेस भी करते हैं। ऑलराइट, तो ये दो बिल हो गए, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझनी ज़रूरी है कि इवन दो बोथ फॉलो द सेम स्टेजेस, दोनों भी स्टेजेस सेम फॉलो कर रहे हैं, फिर भी इसमें कुछ डिफरेंस होता है। ये दोनों भी थोड़ा डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। तो फिर ये डिफ़र कैसे कर रहे हैं ये भी समझना ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहली बात डिफरेंस में देखो, स्टेज तो सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? सबसे पहला कि भाई इसे इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, इसमें तो डिफरेंस आया, अभी देखा हमने। फिर
दूसरी चीज़ क्या है कि चांसेस ऑफ पासिंग ये अलग अलग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, चांसेस ऑफ पासिंग दोनों का भी सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा डिफरेंस। तीसरा क्या होता है, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, तो दोनों का भी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस अलग अलग है। ओके, ये समझ में आया आपको? ऑल राइट। अब देखो, अब जो बिल है हमारा, बिल कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में हम ग्रुप कर सकते हैं इसे? 4 कैटेगरीज में। अब देखो यहाँ पे ये 4 कैटेगरीज में दे चुकी हूँ। सबसे पहली कैटेगरी है ऑर्डिनरी बिल की, दूसरा होगा मनी बिल, तीसरा होगा फाइनेंशियल बिल और फोर्थ होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चारों की चारों भी इंपॉर्टेंट है, किसी से भी यूपीएससी में या फिर अदर एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मुझे पूछे तो ये होगा मनी बिल। ऑलराइट, अब देखो सबको अच्छे से करना है, लेकिन मनी बिल पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखेंगे। अब देखो, ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश वर्ड से देखो, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी बिल है मतलब क्या? एनी टॉपिक एक्सेप्ट मनी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी टॉपिक होगा पर इसमें मनी नहीं आएगी और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई चीज़ नहीं आएगी। तो कवर्स नॉन फाइनेंशियल मैटर्स फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ। ऑर्डिनरी बिल आई होप समझ में आया होगा आपको। अब सेकंड हम देखते हैं मनी बिल। इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ड ही देखना है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जो भी चीज़ें हैं लॉजिकली याद रखेंगे, कोई रट्टा नहीं मारना है। इंग्लिश वर्ड देखना है, बस उसी में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। मनी बिल है, फाइनेंस की बात चल रही है, तो ऐसे बिल जो सिर्फ डील करते हैं किससे? टैक्स, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रहा है, बोरोइंग कर रहा होगा, कुछ पैसे ले रहा होगा किसी से, तो ये सारे रिलेटेड मैटर, पैसों के रिलेटेड मैटर किस में आएंगे? मनी बिल में आएंगे। सीधी सी बात है, वेरी गुड। अब देखो फाइनेंशियल बिल, अब यहाँ पे मिक्स नहीं करना मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को। फाइनेंशियल बिल में क्या है? ये भी मनी के साथ ही डील करता है। इट ऑल्सो अबाउट मनी बट नॉट एग्जैक्टली सेम एज अ मनी बिल। तो फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। इट इन्वॉल्व्स द फाइनेंशियल मैटर्स बट डिफर फ्रॉम द मनी बिल विद यूनिक प्रोसीजर। तो यहाँ पे प्रोसीजर का डिफरेंस है। फोर्थ आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी अच्छे से देख चुके हैं। यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? फॉर चेंजिंग और अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि नाम में ही तो दिया है ना, एक्स्ट्रा इसमें याद क्या करेंगे आप? इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो प्रपोज कर रहे हैं ये चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और इसके लिए हमने प्रोसेसेस भी देखी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, आई होप आपको याद है। तो ये सारी चीज़ें होती है बिल्स के रिलेटेड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं अगर मुझे सम अप करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है, फॉर ईच ऑफ दिस 4 टाइप्स। अब ये सारे जो टाइप्स है ये आपको अच्छे से समझने हैं और रिवाइज करने हैं, और अगर आपको किसी भी तरह से अभी पेपर में क्वेश्चन पूछे तो गलत नहीं करना है। ओके, अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल की रीडिंग कैसी होती है? बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनना है आपको। देखो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल, लेट्स से ये एक बिल है। अबाउट क्या? किसके रिलेटेड? अबाउट एनी मैटर अदर देन मनी और कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है ऑर्डिनरी बिल का मतलब। तो अगर इस बिल को अगर लॉ बनना है तो कुछ प्रोसेस होगी, और या फिर आप स्टेजेस बोल लीजिए, प्रोसीजर बोल लीजिए, इससे इसे होकर गुजरना होगा। तो ऐसे 5 स्टेजेस इसमें आती है इन द पार्लियामेंट, और इसमें हम क्या देख रहे हैं? द फर्स्ट स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट रीडिंग। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि इन स्टेजेस में होता क्या है। लॉजिकली समझेंगे, रट्टा नहीं मारना है। देखो सबसे पहले क्या होगा? द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस। तो लोकसभा में भी इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो ये बिल इंट्रोड्यूस करेगा वो होगा मिनिस्टर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट मिनिस्टर,
क्योंकि हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं, मनी बिल की बात नहीं कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने डिफरेंस देखा था ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच, इसलिए मैंने वो डिफरेंस आपसे पहले करवाया था। ऑलराइट, तो ये मिनिस्टर भी करवा सकते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं है वो भी करवा सकते हैं। इसके बाद बिफोर इंट्रोड्यूस करने से पहले जो एमपी है उनको परमिशन लेनी होती है। समझ में आया? जिसे हम कहते हैं लीव ऑफ द हाउस। तो ये एक टर्म है छोटी सी जो याद रखनी है। क्या कहते हैं हम इसे? लीव ऑफ द हाउस। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से बताती हूँ। इंट्रोडक्शन, बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ही और शी मस्ट, क्या है ये? मस्ट है इनके लिए कि ये क्या करे? परमिशन पूछे, आस्क द परमिशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लीव ऑफ द हाउस। ठीक है, तो अगर हाउस अलाउ कर देता है, परमिशन इन्होंने मांगी, राइट, अगर ये अलाउ करते हैं तो हम क्या करेंगे कि भाई ग्रांट लीव कर दी। देन उसके बाद क्या होगा? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये इंट्रोड्यूस कर देंगे बिल को, और उसके बाद फिर क्या होगा? इंट्रोडक्शन के बाद रीडिंग होगी इसकी। समझ में आया? फिर इसका टाइटल देखा जाएगा कि भाई बिल का टाइटल क्या है। टाइटल देखने के बाद, टाइटल मतलब नाम क्या है बिल का। फिर शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये देखे जाएंगे। इस स्टेज पे कोई डिस्कशन नहीं होता है क्योंकि इंट्रोड्यूस ही किया गया है। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं ये नोट ले लेते हैं इस चीज़ की कि भाई ये जो बिल है, इस पर्टिकुलर XYZ नाम का बिल है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, इसकी बस नोट ली जाती है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स? जो बिल है ये पब्लिश होता है इन अ गैजेट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड। अगर सिंपल टर्म्स में आपको बताऊँ, देखिए जो भी चीज़ें मैं आपको ऐसे बता रही हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पे डायग्राम के फॉर्मेट में मैंने दिया है कि आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो स्पीकर होते हैं ये आइडेंटिफाई करते ही है कि बिल मनी बिल है या नहीं है। इसके अलावा भी जो बिल होता है इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। डिटरमाइन करते हैं इफ़ द बिल इज़ नॉन फाइनेंशियल और मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल, वॉट एवर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा है वगैरह, हाउस चूज़ करना, इसके बाद सिलेक्ट इंट्रोड्यूसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, छोटी बातें। पर ये इंपॉर्टेंट स्टेज है। कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेज है? कि इंट्रोडक्शन के बाद हम पब्लिश कर रहे हैं इन गैजेट। मतलब क्या कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है वहाँ पे इसे पब्लिश किया गया है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स? इफ़ इट्स ऑलरेडी पब्लिश, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले ही ऑलरेडी पब्लिश हो गैजेट में बिफोर इंट्रोडक्शन, तब क्या होगा? देन देर इज़ नो नीड टू टेक परमिशन। यहाँ पे डिफरेंस समझिए। पहले क्या हुआ था? जब बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था तब यहाँ पे ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद नहीं था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रोडक्शन से पहले ही ये गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है यहाँ पे इसका मेंशन ऑलरेडी हो। तब अगर ऐसा हो तब यहाँ पे परमिशन नहीं ली जाएगी। समझ में आया? इसके बाद जो होल प्रोसेस है वो होती है इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ पे पब्लिकेशन, ये सारी स्टेजेस, रीड टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे देखा हमने आइडेंटिफाई द बिल, चूज द हाउस, सिलेक्ट द इंट्रोड्यूसर, फिर सीक परमिशन, रीड टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड आफ्टर दैट पब्लिश फाइनली। ये स्टेजेस आपको समझ में आ गई? बस इतना ही है फर्स्ट रीडिंग में। और ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत कॉमन सेंस की है, राइट। आपको इसको ज़्यादा कुछ ट्रिक्स वगैरह याद करके रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस से आपको याद करना है, बाकी कुछ नहीं। कि इमेजिन कीजिए कि आप उस हाउस में हैं और ये सारी चीज़ें हो रही है आपके सामने। ऑलराइट, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी बिल है यहाँ पे दिया गया, तो ऑर्डिनरी बिल पैसेज इन द पार्लियामेंट, और ऑर्डिनरी बिल को पास कैसे किया जाता है। अब ये जो ऑर्डिनरी बिल है ये किसी भी मैटर से काम करता है एक्सेप्ट फॉर मनी। यहाँ पे मनी मैटर नहीं इन्वॉल्व होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप ये दो छोड़ दो तो बाकी के मैटर्स हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी बिल में आते हैं। यहाँ पे हम 5 स्टेजेस देख चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट रीडिंग हमने देख ली कि फर्स्ट रीडिंग में एग्जैक्टली क्या होता है। बिल हमने लाया, यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया। दोनों भी हाउसेस में मतलब किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लोकसभा या भी राज्यसभा, कोई कंपल्शन नहीं है। और
इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर्स ऑल्सो, या फिर एनी ऑफ द प्राइवेट मेंबर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, और मेंबर फिर परमिशन पूछेंगे। परमिशन पूछने की प्रोसेस को हमने क्या बोला था, लीव ऑफ द हाउस, राइट। और इसके साथ साथ बेसिकली जो परमिशन है यहाँ पे दी जाती है, अगर नहीं दी गई तो ठीक है, अगर दी गई तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगी, राइट। आफ्टर परमिशन क्या होगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये टाइटल को पढ़ेंगे कि इसका टाइटल क्या है बिल का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन की स्टेज पे ही है। बिल फिर इसे पब्लिश करते हैं गैजेट ऑफ इंडिया में। अब ये तो पहली स्टेज हो गई। अब दूसरी स्टेज भी समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रीडिंग दे चुकी हूँ, राइट। ये देखिए यहाँ पे दिखा आपको फर्स्ट रीडिंग, जो मैंने अभी आपको समझाया बोल के, वो सारी चीज़ें हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सेकंड रीडिंग में यहाँ पे क्या हो रहा है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। अगर आप मुझे ये सारी स्टेजेस बताओ और इसमें से पूछो कि मैम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज बता दीजिए, तो अभी के लिए तो मैं बोलूँगी कि येस, द सेकंड स्टेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। क्यों? बिकॉज हियर जो बिल होता है, हमने यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया था बिल, ये एग्जामिन होता है, डिटेल में एग्जामिन होता है, पता है, बहुत डिटेल में इसे एग्जामिन किया जाता है और फाइनल शेप भी यहाँ पे ही दिया जाता है। इसलिए इसके 3 सब स्टेजेस है। समझ में आया? इतना इंपॉर्टेंट है ये सेकंड स्टेज। सबसे पहला जो स्टेज, और देखो स्टेजेस भी बहुत ही ईजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले स्टेज में क्या होगा, लॉजिकली सोचो, सब लॉजिकली सोचेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। डिस्कशन होगा, इंट्रोडक्शन तो हो गया, अभी एग्जामिन करना है। एग्जामिन करना है तो सबसे पहले जनरल डिस्कशन किया जाएगा ना, तो फिर जनरल डिस्कशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, प्रिंट कॉपीज दी जाती है जितनी भी एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से है, उन सबको। फिर जो मेन आइडिया होता है बिल का या फिर पर्पस होता है बिल का, वो बताया जाता है डिटेल में और इसको डिस्कस किया जाता है। डिस्कशन इतना डिटेल में नहीं होता है, लेकिन डिस्कशन होता है, ये कन्फर्म है। इसके बाद क्या होता है, जो हाउस है, हाउस कैन डू एनी ऑफ द 4 थिंग्स, 4 चीज़ें कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 4 चीज़ें कौन सी है। बहुत सिंपल है, लॉजिकली ही समझेंगे। सबसे पहली स्टेज ये है कि एक तो दे विल टेक अप द बिल। ओके, दे विल टेक अप द बिल फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए ये बिल को ले लेंगे इमीडिएटली, या फिर कुछ देर के बाद भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, ये एक सिलेक्ट कमिटी रख सकते हैं, सिलेक्ट कमिटी। इसमें क्या होता है, ओनली द मेंबर ऑफ दैट हाउस विल बी प्रेजेंट, उस हाउस के ही मेंबर्स यहाँ पे सिलेक्ट कमिटी में होंगे। तो ये जो बिल है ये सिलेक्ट कमिटी को भेजा जाएगा, ये दूसरी बात हो सकती है। तीसरी बात क्या हो सकती है, ये जो पर्टिकुलर बिल है इसे जॉइंट कमिटी को भी भेजा जा सकता है। और जॉइंट कमिटी में, अब देखो जॉइंट नाम है, जॉइंट मतलब क्या, 2 चीज़ें आ गई, तो मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस विल बी हियर, ऐसे याद रखना, ठीक है। जॉइंट कमिटी है मतलब मेंबर दोनों भी हाउसेस से होंगे। सिलेक्ट कमिटी है तो क्या होगा, ओनली मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, क्योंकि सिलेक्ट कर रहे हैं हम, है ना। तो उस पर्टिकुलर हाउस के मेंबर से, ऐसे याद रखो, रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकली याद करना है। और 4th नंबर क्या है, ये सर्कुलेट कर सकते हैं टू गेट द पब्लिक ओपिनियन। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल ऐसे चुपचाप से हाउस में रहेगा, चुपचाप से इस पे कार्रवाई होगी, लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सर्कुलेट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए पब्लिक ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर बिल। ये आपको समझ में आया है? आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहाँ पे एक और स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं कमिटी स्टेज। क्या कहते हैं हम इसे? कमिटी स्टेज। अब इस स्टेज में क्या हो रहा है, देखो यूजुअली जो बिल होता है ये सिलेक्ट कमिटी के पास जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे ये जो सिलेक्ट कमिटी है, कमिटी इसे एग्जामिन करेगी कि क्लॉज बाय क्लॉज, ठीक है, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से, क्लॉज बाय क्लॉज इसे एग्जामिन करेगी। अगर कुछ सजेशन देना है, कुछ लेट से कुछ अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करना है तो वो करेगी, बट दे कैन नॉट चेंज इट्स बेसिक प्रिंसिपल। समझ में आया? तो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो जैसे कि तैसा रहेगा। अमेंडमेंट हाउएवर यू कैन सजेस्ट एज अ सिलेक्ट कमिटी। इसके बाद फिर क्या होगा,
आफ्टर स्टडी, इन्होंने स्टडी कर ली इस चीज़ की, फिर कमिटी क्या करेगी, इस बिल को फिर से वापस भेज देंगी। सेंड बैक्स इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट भेजेगी, रिवाइज बिल भेजेगी अगर उसमें कुछ चेंजेस किए गए हो तो। और किसे भेज रही है, हाउस को भेज रही है वापस। इतना समझ में आया। फिर और एक स्टेज है इसमें, हम सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं। सेकंड स्टेज में भी 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज हमने यहाँ पे देख ली, अच्छे से समझिए आप। हमने फर्स्ट रीडिंग देखा, सेकंड रीडिंग मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने बताया आपको कि 3 सब स्टेजेस है। पहली 2 सब स्टेजेस हम देख चुके हैं, अब हम थर्ड सब स्टेज देख रहे हैं। वो क्या है, इसे हम कहते हैं कंसिडरिंग स्टेज। क्या कहते हैं, कंसिडरेशन स्टेज। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा हाउस है ये अभी डिस्कस करेगा इस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज। इसके बाद जो मेंबर्स होंगे हाउस के, ये प्रपोज करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि कुछ अमेंडमेंट्स बदलाव करने की ज़रूरत है तो अमेंडमेंट्स यहाँ पे प्रपोज किए जाएंगे। आफ्टर दैट क्या होगा, अगर ये प्रपोजल्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, चेंजेस एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो फॉलोइंग चेंजेस बनेंगे और फिर ये पार्ट बनेंगे फाइनली उस बिल का। समझ में आया। तो जैसा बिल भेजा था ज़रूरी नहीं है कि वैसे के वैसा ही वो बिल वापस बाहर भी आए पास होके, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। इतना समझ में आया आपको, ऑल राइट। अब थर्ड स्टेज देखते हैं। थर्ड स्टेज क्या होती है, इसे हम कहते हैं फाइनल वोट की स्टेज। यहाँ पे क्या होगा, नाउ द डिस्कशन इज ओनली ऑन कि एक्सेप्ट करना है या फिर इस चीज़ को रिजेक्ट करना है। समझ में आया। और यहाँ पे पूरे बिल को कंसिडर किया जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे इस थर्ड स्टेज में अब कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि अमेंडमेंट करने के लिए आपको पहले टाइम दे चुके थे सेकंड स्टेज में। समझ में आया। इसके साथ साथ जो मेजॉरिटी होती है मेंबर्स की, प्रेजेंट प्लस वोटिंग, ये अप्रूव करती है इसे, और जो बिल है ये फिर पास किया जाता है हाउस में। ऑलराइट। तो इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अप्रूव करती है इसे, तो फिर बिल जो है ये हाउस में पास हो जाएगा। इट इज़ देन ऑथेंटिकेटेड, इसे ऑथेंटिकेट भी किया जाता है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब क्या, एक तो स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और फिर फाइनली इसे अदर हाउस में भेजा जाता है। इतना आई होप थर्ड स्टेज आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट। अब देखो, एक फोर्थ स्टेज होती है। इसमें क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं बिल इन द सेकंड हाउस। इसका क्या मतलब हुआ आप वो समझते हैं। बिल इन द सेकंड हाउस, अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ द सेकंड हाउस मतलब क्या, एक तो लोकसभा भी हो सकता है या फिर राज्यसभा भी हो सकता है। विच एवर डिडंट स्टार्ट इट, अगर लोकसभा ने स्टार्ट नहीं किया हो तो फिर ये होगा, अगर राज्यसभा ने स्टार्ट नहीं किया हो तो ये होगा सेकंड हाउस, राइट। और फिर क्या करते हैं, दे रिपीट्स द सेम 3 स्टेजेस। जो भी हमने ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज देखी थी, ये तीनों की तीनों भी स्टेजेस दूसरे हाउस में भी की जाती है। दूसरा हाउस मतलब कौन सा हाउस, जिसने स्टार्ट नहीं किया था, जो बच गया है, जिसने ये पहली, सेकंड और थर्ड रीडिंग की नहीं है, वो वाला हाउस। आई होप ये समझ में आया है आपको, ठीक है। अब देखो, इसके बाद इस सारी खिचड़ी के बाद फिर क्या होता है, आफ्टर दिस सेकंड हाउस हैज़ अ 4 ऑप्शन। ये सारी चीज़ें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग करने के बाद भी जो सेकंड हाउस होता है, इनके पास भी ऑप्शंस होते हैं। अब ये ऑप्शंस कौन से होते हैं ये देखते हैं। देखो, सबसे पहला इनके पास ऑप्शन ये होगा कि भाई आप इसको पास करो एज इट इज़, जैसे आया था पहले हाउस से आपके घर में, वैसे कि वैसे इसको पास कर दो, और फिर प्रेसिडेंट के पास इसको जैसे कि तैसा भेज दो। दूसरी बात क्या कर सकते हैं ये लोग, दूसरा ये कर सकते हैं कि पास तो कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो देखो, पहले तो यहाँ पे थर्ड स्टेज में मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन जब हम दूसरे हाउस में आएंगे और फिर से जब स्टेजेस होगी, तब यहाँ पे अमेंडमेंट करके ये वापस भेज सकते हैं। दे कैन सेंड इट बैक टू द फर्स्ट हाउस, अमेंडमेंट करके। समझ में आया। देखो, ऐसे ट्रिकी स्टेज पे ही ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसे पूछ सकते हैं। ओके। इसके बाद क्या होगा,
ये चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को, तो रिजेक्शन है यहाँ पे। और फोर्थ चीज़ क्या है कि ये पेंडिंग भी इसे रख सकते हैं फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक ये चीज़ पेंडिंग भी रह सकती है। और अगर ऐसा हो कि बोथ द हाउसेस, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों के दोनों हाउसेस इसे पास कर देती है विथ और विदाउट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट हो ज़रूरी नहीं है, तो फिर ये फाइनली क्या होगा, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं होता है तो फिर क्या, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सहमत ना हो, लोकसभा सहमत हो, राज्यसभा सहमत ना हो, राज्यसभा सहमत हो, लोकसभा को अच्छा ना लग रहा हो, तो फिर क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे बुलाई जाएगी जॉइंट सिटिंग। समझ में आया? तो दोनों भी हाउसेस की होगी जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, तो इसको अच्छे से समझना है। तो जॉइंट सिटिंग होगी इफ़ नीडेड, तो कंपलसरी नहीं होती है ये बात। अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग की बात कर रही हूँ मैं, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जॉइंट सिटिंग में इसे अप्रूव कर देते हैं, तो फिर बिल को कंसिडर किया जाएगा पास इन द पार्लियामेंट, और फिर फाइनली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी के पास इसे अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा कि प्रेसिडेंट सर प्लीज़ आप इसे अपनी अप्रूवल दे दीजिए। ओके, इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं प्रेसिडेंट की एसेंट की बात करूं, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों भी हाउस इसे भेज देते हैं, सेंड इट टू द प्रेसिडेंट, तब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास भी 3 चॉइसेस होती है। हर एक स्टेजेस पे आप देख रहे होंगे कि आपको चॉइस दी जा रही है। तो सबसे पहली चॉइस तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की ये हो सकती है कि भाई ठीक है, मेरे पास बिल आ गया तो मैं इसे एसेंट दे देती हूँ। ठीक है, तो दे दिया मैंने एसेंट इसे, और फिर एसेंट देते ही बिल एक्ट बन जाएगा। और क्या होगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? समझ में आया? मतलब कि लॉ बन गया। दूसरी बात क्या हो सकती है कि भाई ये विथहोल्ड कर ले एसेंट को। अगर इन्होंने विथहोल्ड कर लिया, अगर ऐसे ठहर के ऐसे रख दिया, इन्होंने विथहोल्ड करके रख दिया है एसेंट को, दिया नहीं कुछ नहीं, तो फिर बिल जो है, बिल विल एंड और बिल डाइज। ठीक है। और अगर तीसरी चीज़, इन्होंने बिल को रिटर्न कर दिया तो रिटर्न भी कर सकते हैं कि भाई मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ बिल को, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर आप इसे रिकंसिडर करो। समझ में आया? तो इफ़ पार्लियामेंट पासेस इट अगेन। अच्छा, यहाँ पे एक बात हो सकती है कि पार्लियामेंट रिटर्न करने के बावजूद इसे फिर से पास कर दे, तो फिर क्या, तो यहाँ पे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है हमारे, ही और शी मस्ट, उनके लिए मस्ट है कि ये इसे अप्रूव करे, इसे अपनी एसेंट दे। दैट मीन्स द प्रेसिडेंट हैज़ ओनली अ सस्पेंसिव वीटो। हम सस्पेंसिव वीटो का मतलब पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ द सस्पेंसिव वीटो ऑफ आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। शी और ही कैन डिले इट वंस, बट परमानेंटली इसे डिले नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। आई होप अभी आपके दिमाग में इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई हमारी जो मनी बिल है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मनी बिल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर्स में भी इस पे क्वेश्चंस आए हैं। तो मनी बिल के कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे आर्टिकल भी पेपर में पूछा था, आर्टिकल है 110। 110 आर्टिकल क्या कहता है, देखो ऐसे इसको याद रखना। ट्रिक बताती हूँ आपको एक, कि मनी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैसों में ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि कितने ज़्यादा ज़ीरो है, जितने ज़्यादा ज़ीरो आप बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा पैसे बढ़ जाएंगे, है ना। तो ऐसे याद रखो कि भाई पैसा नंबर 1 है तो 1, ठीक है, और उसमें ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने ज़्यादा ज़ीरो हो गए उतना अच्छा, ठीक है। तो फिर ऐसे 110 ऐसे मनी बिल से रिलेटेड इसको आप रिलेट कर देना। देखो छोटी सी हिंट चाहिए, बस छोटी सी हिंट से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। तो 110 क्या करता है, ये डिफाइन कर देता है, डिफाइन करता है कि भाई ये है मनी बिल। तो बिल इज कॉल्ड अ मनी बिल ओनली इफ इट डील्स विथ एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल मैटर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। तो 110 आर्टिकल में जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स दिए गए हैं उसे ही, अगर वो यहाँ पे इंक्लूडेड है तभी हम उसे कहते हैं मनी बिल। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ,
दैट मीन्स द बिल कंटेन्स एनीथिंग बियॉन्ड दोज टॉपिक्स इज नॉट अ मनी बिल। तो अगर कोई पूछे कि भाई मनी बिल क्या है, तो उसको बता देना कि देखो आर्टिकल 110 दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ें हैं एक्सक्लूसिवली जिसे हम मनी बिल कंसिडर करेंगे। अगर वो इसमें लाई करती है तो हम उसे मनी बिल बुलाएंगे, अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती है उसमें तो ये मनी बिल नहीं होगा। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, अब आप पूछेंगे कि मैम ऐसे कौन से मैटर्स है जो यहाँ पे आते हैं जिसे हम मनी बिल कहते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है टैक्स के मैटर्स। तो जैसे टैक्स को इम्पोज करना, एबॉलिश करना, चेंज करना इसे या फिर रेगुलेट करना एनी टैक्स को, ये सारे मैटर्स आते हैं टैक्स में। अब देखो ये इतने डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पेपर में आ सकता है। ओके, तो ध्यान से सुनना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरा होता है गवर्नमेंट की बोरोइंग। तो बोरोइंग या फिर रीपेमेंट भी किसी मनी की, यूनियन गवर्नमेंट ने किसी से बोरो किया हो, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF वगैरह कोई भी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। आफ्टर दैट फंड मैनेजमेंट भी आता है, जैसे कि कस्टडी, पेमेंट, विड्रॉवल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हम देख चुके हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसे निकालते हैं वो कंटीजेंसी फंड भी यहाँ पे आता है। अच्छा, ये कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कंटीजेंसी फंड क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये इतना आपको पता समझ में आ गया। इसके साथ एप्रोप्रिएशन मतलब क्या, शॉर्ट में बताती हूँ, स्पेंडिंग मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके रिलेटेड एक स्टेज है। तो एप्रोप्रिएशन के रिलेटेड चीज़ें। आफ्टर दैट चार्ज एक्सपेंडिचर, जैसे कि डिक्लेयरिंग या फिर इंक्रीजिंग एनी एक्सपेंडिचर दैट इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि चार्ज किया गया है कंसोलिडेटेड फंड पे। इसके साथ साथ क्या है, कोई रिसीट हो, ऑडिट हो, जैसे कि हैंडलिंग रिसीट, पब्लिक अकाउंट, ऐसी सारी चीज़ें, ऑडिट प्रोसेसिंग वगैरह, ये सब यहाँ पे आता है। और फिर है इंसिडेंट मैटर्स, मतलब एनीथिंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अबाउट टॉपिक्स। ये जो सारे हमने टॉपिक्स देखे हैं इन सब चीज़ों के रिलेटेड बचा कुचा सब मैटर यहाँ पे इंसिडेंटल मैटर्स में आ गया है। तो मतलब शॉर्ट में अगर मैं समअप करूँ इसको तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोर फाइनेंशियल मैटर्स जो है यूनियन गवर्नमेंट के, खास करके यूनियन गवर्नमेंट के, ये सब के सब आएंगे मनी बिल में। और अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पे ऐसे कौन से बिल होंगे फिर जिसे हम कंसिडर नहीं करेंगे मनी बिल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कंफ्यूजन ना करो इसलिए बस बता रही हूँ। लेट्स से कि फाइन लगी है या फिर पेनाल्टीज लगी है, पनिशमेंट, लेट्स से कोई रूल ब्रेक वगैरह कर दिया, तो इसे हम नहीं बोलेंगे मनी बिल, ठीक है, क्योंकि पैसे तो यहाँ पे भी रिलेटेड है, पैसे तो यहाँ पे भी आए ना, तो आप कंफ्यूजन ना क्रिएट करो इसलिए बता रही हूँ। दूसरा क्या होता है, जैसे कि फीस या फिर लाइसेंस, ठीक है, तो फीस या फिर लाइसेंस वगैरह यहाँ पे सर्विसेज के लिए जो लगाई जाती है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस फी वगैरह, ये मनी बिल में नहीं आते हैं। जो टैक्सेस कलेक्ट करती है हमारी लोकल बॉडीज़ जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, तो इनकी रिलेटेड चीज़ें भी मनी बिल में नहीं आती है। तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ के, अगर यहाँ पे मुझे शॉर्ट में बोलना हो तो टैक्सेस बाय द लोकल बॉडीज, सो जस्ट बिकॉज द बिल मेंशंस मनी, अगर बिल में कोई मनी ऐसा मेंशन करके रखा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं होता है कि ये मनी बिल से रिलेटेड है। समझ में आया, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। तो मनी बिल कौन सा है कौन सा नहीं है, इसके रिलेटेड आपको एक जनरल आइडिया पता होना चाहिए। ओके, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हु डिसाइड्स द मनी बिल। लेट्स से कि आपको ये पर्टिकुलर बिल दिया गया है, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो डिसाइड करेगा कि भाई ये मनी बिल है या नहीं है, तो वो होते हैं हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो फाइनल अथॉरिटी होती है इस केस में। सिर्फ और सिर्फ जो स्पीकर होते हैं ये क्लैरिफाई करते हैं कि भाई ये जो आपने बिल दिया गया है मेरे सामने, जो आपने रखा है, ये मनी बिल है भी कि नहीं है। और जो डिसीजन होगा ये इस डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्यसभा भी इस पर कोई क्वेश्चंस नहीं करेगी। इवन जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है ये भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे। इवन जो कोर्ट्स है हमारी, ये भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेगी। ठीक है, क्यों बताया मैंने कि अगर आपको स्टेटमेंट में कहीं पे पूछ ले तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाओ, तो गड़बड़ाना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब व्हेन इट्स सेंड टू राज्यसभा, जब इस राज्यसभा को इससे
यहाँ पे भेजा जाता है या फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, जो स्पीकर है, स्पीकर मस्ट, ये क्या है, मैं नहीं बोल रही हूँ मैं, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड मे, आई एम यूजिंग द वर्ड मस्ट। ये मस्ट है कि ये एंडोर्स करे मनी बिल को ऑन द टॉप। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये समझना है कि जो मनी बिल है, अच्छा ये एक्सेप्शंस आपको समझ में आ गए, मैंने अभी आपको बताया, फाइन्स एंड पेनाल्टीज, सर्विस फीस एंड लोकल टैक्सेस। यहाँ पे भी मनी इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मनी बिल है। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, अगर पेपर में भी पूछे फिर भी। ऑल राइट, अब देखो, प्रोसीजर होती है एक मनी बिल को पास करने की, और इस प्रोसीजर के ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्पेशल प्रोसेस होती है मनी बिल को प्रोसेस करने की, और इस प्रोसीजर को हम समझेंगे बहुत सिंपल टर्म्स में, जैसे कि अगर आप किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो फिर आप उसका आंसर कर सको। ऑल राइट, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को। लॉजिकली समझो, रट्टा बिल्कुल नहीं मानना है। अब इमेजिन करो खुद को कि आप हाउस में बैठे हो और आपके सामने किसी मेंबर ने, लोकसभा में मिनिस्टर ने यहाँ पे प्रस्ताव रख दिया, बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर अब क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन या फिर इनिशिएशन बोलो या फिर इंट्रोडक्शन बोलो, तो द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी बिल की। और मनी बिल का क्या मैटर है, हमने यहाँ पे देखा था कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, और सिर्फ जो मिनिस्टर होते हैं उसे ये क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये कभी भी नेवर राज्यसभा में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द मिनिस्टर, नॉट बाय द प्राइवेट मेंबर, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी बोल सकते हो। इसके साथ दिस नीड्स प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन बिफोर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लगेगा, मतलब लगेगा, ये नीड है, ये ज़रूरत है इस चीज़ की। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, फिर लोकसभा इसको पास करेगी। भाई हमने रिकमेंडेशन ले ली प्रेसिडेंट की, लोकसभा में ही इंट्रोडक्शन हुआ है, मिनिस्टर ने ही इंट्रोड्यूस किया है, अब क्या रहा, अब लोकसभा इसको पास करेगी। इसके बाद क्या होगा, पास करने के बाद इसको भेजा जाएगा, पास बाय लोकसभा, और पास करने के बाद इसे भेजा जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में भेज दिया। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस स्टेज पे, राज्यसभा क्या करती है मनी बिल के साथ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये क्या करती है, रिव्यू करती है और रिकमेंडेशन देती है, सिर्फ रिकमेंडेशन देती है, ये रिजेक्ट नहीं करती है, ये अमेंड नहीं करती है। सो कैन नॉट अमेंड, कैन नॉट रिजेक्ट, मेरे साथ बोलिए, कैन नॉट अमेंड, कैन नॉट रिजेक्ट। और अगर इनको ये बिल राज्यसभा को लेट से रिटर्न करना हो लोकसभा को, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 14 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो इट मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज, इधर विद सजेशन या फिर विदाउट सजेशन। तो सजेशन के साथ इसे आप रिटर्न कर सकते हो, लेकिन इसे अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन इसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इतनी बार क्यों बता रही हूँ, बार बार, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर क्वेश्चन आया तो गलत नहीं करना है। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट जो राज्यसभा है ये अपना रिकमेंडेशन देगी, जो भी ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है यहाँ पे रिकमेंडेशन देना। अगर दे देती है तो लोकसभा जो है ये इधर इसे एक्सेप्ट करेगी या फिर एक्सेप्ट नहीं भी करेगी, इग्नोर भी कर सकती है रिकमेंडेशन को। कंपल्शन नहीं है लोकसभा पे राज्यसभा के रिकमेंडेशन सुनने का। ठीक है, तो राज्यसभा क्या करेगी, जो लोकसभा है इनके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि राज्यसभा की बात माने, रिकमेंडेशन माने। लोकसभा अपने मन से डिसाइड करेगी और फाइनल डिसीजन दे देगी अपना। ठीक है, अगर लेट से जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा लेट से यहाँ पे लिखती हूँ, राज्यसभा डज नॉट रिटर्न इन 14 डेज। यहाँ पे मैंने 14 डेज़ की कंडीशन आपको बताई थी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है विद इन 14 डेज़, तब क्या होता है, जो बिल होता है ना वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होगी ये प्रोसेस, ऑटोमेटिकली आपका जो बिल है ये अप्रूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लोकसभा, कि भाई लोकसभा ने इसको अप्रूव कर दिया है।
देयरफॉर लोकसभा हैज़ द कंप्लीट कंट्रोल। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ पे सुपीरियर कौन सा है मनी बिल के रिलेटेड, तो ये है लोकसभा। लोकसभा का जो दबाव है ये बड़ा है राज्यसभा से। सो लोकसभा हैज़ द कंप्लीट कंट्रोल ओवर मनी बिल और राज्यसभा हैज़ ओनली एडवाइजरी पावर। राज्यसभा के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी पावर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो मनी बिल के इस प्रोसेस में आपको प्रेसिडेंट, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट का रोल समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपनी एसेंट देंगे, ठीक है, या फिर और यहाँ पे और एक ऑप्शन है, और ही और शी विल विथ होल्ड द एसेंट या फिर रिटर्न भी कर सकते हैं, बट कैन नॉट रिटर्न। ओके, कैन नॉट रिटर्न, ओके, दे कैन नॉट रिटर्न इट। तो क्या करेंगे, एसेंट देंगे, एसेंट विथ होल्ड करके रखेंगे, लेकिन रिटर्न कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। क्यों, सिंस द बिल वॉज इंट्रोड्यूस विद द प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन। ये कॉमन सेंस आपको समझ में आया क्या, यहाँ पे हमने पूरी साइकिल कंप्लीट कर दी। यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे ऊपर ही हमने देखा था इंट्रोडक्शन से पहले ही प्रेसिडेंट की जो प्रायर रिकमेंडेशन है वो ले ली थी हमने। तो अभी फालतू में आप ऐसे ऊपर से फिर से सारी प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे क्यों प्रेसिडेंट इसको रिटर्न करेंगे भाई, कोई मतलब ही नहीं बनता, ये उल्टी चीज़ हो जाएगी। थोड़ा कॉमन सेंस से याद रखना है कि भाई प्रायर ही परमिशन दे रहे हैं, पहले ही इंट्रोडक्शन से पहले ही परमिशन दे दी प्रेसिडेंट ने, अब इसे वापस नहीं करेंगे ये, ठीक है। एक तो विथ होल्ड करके रखेंगे या फिर एसेंट दे देंगे। ऑलराइट, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में कल बताया था, एक तो था हमारा ऑर्डिनरी बिल और फिर बताया था मनी बिल। इन दोनों के बीच सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हमने शेयर किए थे, जिससे कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बस छोटा सा एक टर्म बता देती हूँ कि ऑर्डिनरी बिल में इधर हाउस लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों भी जगह पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पे जो पावर होती है प्रेसिडेंट की वो ही और शी कैन रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन बिल को, और पावर ऑफ राज्यसभा की अगर यहाँ पे बात करूँ एज कम्पेयर टू लोकसभा तो ये सेम होगी। पर जब मैं मनी बिल की बात करती हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। इसके साथ साथ जो राज्यसभा की पावर होगी ये इक्वल नहीं होगी लोकसभा से, ये एडवाइजरी नेचर की होगी, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन देगा राज्यसभा यहाँ पे। इसके साथ साथ ये जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट होते हैं ये इसे रिटर्न नहीं करेंगे, एक तो एसेंट देंगे या फिर एसेंट को अपनी विथ होल्ड करके रखेंगे। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे फाइनेंशियल बिल के रिलेटेड कैसा है। फाइनेंशियल बिल को हम बहुत ज़्यादा डीप में और बहुत अच्छे से समझेंगे, जैसे कि हमने मनी बिल को समझा था, राइट। और बाकी के जो बिल है वो सारे भी देखेंगे, और कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, वो सारे भी देखेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अच्छे से पढ़ाई करना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है जब रिवीजन की बात आती है या फिर रिकॉल की बात आती है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, राइट। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, मैं और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लेती आऊँ। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी भी रिलेटेड हो, कोई भी इशू हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही हो, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।